अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अभी तक हमने 14 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसका थोड़ा सा रीकैप देख लेते हैं कि रीकैप में था क्या। हमने अभी तक क्या करके आए हैं कि हमने फाइल के बारे में देखा, फाइल हैंडलिंग और उसकी मुख्तलिफ टर्म्स शुरू में। उसके बाद फिर हमने देखा कि फाइल को फाइल पॉइंटर्स देखे और कहा कि हमने हमेशा फाइल को एक पॉइंटर के जरिए पॉइंट करना है और उस पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए ही हमने सारे ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करेंगे। एक दफा फाइल खोल लेंगे और फिर उसको उसके विद रेफरेंस टू इट्स नेम, इसको हमेशा उसके नाम से हम जो है रेफर नहीं करेंगे बल्कि एक पॉइंटर के जरिए रेफर करेंगे। ठीक है, वो हमने फाइल पॉइंटर देख लिया और कहा कि फाइल पॉइंटर के लिए stdio.h लाइब्रेरी यानी हेडर फाइल का इंक्लूड करना लाजमी है। फिर हमने फाइल को ओपन करने का तरीका देखा और फाइल के ओपनिंग मोड्स देखे, रीड मोड, राइट, अपेंड, ये तीन मेजर मोड्स थे। और फिर हमने फाइल क्लोज करने का तरीका देखा। अब हम देखेंगे कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, कि कोई एक कैरेक्टर को इनपुट या आउटपुट कैसे किया जा सकता है। कैरेक्टर इनपुट करने का क्या मतलब है? कैरेक्टर को रीड करना। कैरेक्टर कैसे रीड किया जाएगा। और कैरेक्टर आउटपुट यानी कैरेक्टर फाइल के अंदर राइट करना। सही है। अब क्या होगा कि ये एक आपका प्रोग्राम है, आपने इस प्रोग्राम में कोडिंग ऐसे लिखनी है, ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे कि आपकी एक और कोई फाइल होगी, उस फाइल से आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को राइट भी करवा सकते हैं और उसमें से फिर बाद में हम उसी डाटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड भी करेंगे। ठीक है, दो यानी वन कैरेक्टर एट अ टाइम राइट होगा और वन कैरेक्टर एट अ टाइम रीड होगा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। और दो फंक्शंस हैं जो कि हमें सी प्रोवाइड कर रहा है, एक एफ पुट सी फंक्शन और एक एफ गेट सी फंक्शन। पुट का मतलब है फाइल के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई कैरेक्टर पुट करवा देना यानी रखवा देना यानी राइट करवा देना। और गेट, एफ गेट सी का मतलब है कोई कैरेक्टर गेट कर लेना, वहां से ले लेना यानी कि रीड करना। ठीक है, अब हम ये दो फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि सी पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं एफ पुट सी फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए कोई कैरेक्टर आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर रखवाना यानी राइट करवाना। इट इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर आप टेक्स्ट डाटा फाइल में राइट करवा रहे होंगे यूजिंग एफ पुट सी फंक्शन। ठीक है, इसमें एक हेडर फाइल है stdio.h जो आप शुरू से यूज करते आ रहे हैं। बस बताने का मकसद ये है कि f-put-c फंक्शन की सारी डेफिनेशन stdio.h हेडर फाइल में मौजूद है, तो इसको इसलिए प्रोग्राम में इंक्लूड करना लाजमी है इन केस व्हेन यू आर यूजिंग f-put-c फंक्शन। सही है। डाटा फाइल मस्ट बी ओपनड इन आउटपुट यानी राइट और अपेंड मोड। आउटपुट मोड में राइट मोड भी आ जाता है। राइट मोड का क्या मतलब है कि अगर पहले से कोई फाइल कुछ बनी हुई है और उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स या कुछ पहले से राइट हुआ है, उसको ओवर राइट कर देना यानी उसको खत्म कर देना और उसकी जगह नई चीज राइट कर देना, ये राइट मोड है। जबकि अपेंड मोड क्या है कि उसको खत्म ना करना बल्कि उसके आगे से ही नेक्स्ट कैरेक्टर्स या जो भी आप राइट करना चाह रहे हैं आगे से राइट करना शुरू कर देना। ठीक है, डाटा हमेशा आउटपुट मोड में, अगर आपने इसलिए आउटपुट मोड में खुलेगा ना क्योंकि आप राइट करवा रहे हैं, आप पुट करवा रहे हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, पुट करवा रहे हैं आप कैरेक्टर्स को, तो इसलिए आपको राइट मोड में या अपेंड मोड में हमेशा फाइल को खोलना होगा। आपको पता है ना, जब भी हमने फाइल के ऊपर काम करना है दो चीजें लाजमी होंगी। शुरू में फाइल को ओपन जरूर करना है और उस मोड में करना है जिस मोड में आप उस फाइल के ऊपर काम करने वाले हैं, और फिर उस फाइल को एंड में क्लोज करना है। क्लोज नहीं भी करेंगे तो बहरहाल वो सी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है, खुद ही कर देता है कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब ये स्टेटमेंट्स हैं इसकी कुछ कि ये इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सही है। अच्छा, इसका पहले सिंटेक्स देख लें। एफ पुट सी और ब्रैकेट के अंदर आपने कैरेक्टर लिखना है, वो कैरेक्टर जो आपने फाइल में राइट करवाना है, और फिर आपने फाइल का पॉइंटर देना है। ये वो पॉइंटर है जिसके जरिए आप जो आपकी फाइल को पॉइंट कर रहा होगा कि किस फाइल में राइट करवाना है। ठीक है, अब आपने ये तीन स्टेटमेंट्स आएंगी इसके लिए। सबसे पहले आपने फाइल के साथ एक पॉइंटर क्रिएट करना है फाइल टाइप का। सही है, और उसके बाद आपने उस फाइल को ओपन करना है एफ ओपन फंक्शन से, जो कि आप पिछले लेक्चर में देख के आए हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने डबल कोट्स में फाइल का नाम लिखना है और कॉमा डाल के डबल कोट्स के अंदर ही मॉड लिखना है, या राइट मॉड या ए फॉर अपेंड मॉड, ये दो मॉड्स लिखने हैं। सही है, और इसके बाद आप एफ पुट सी के साथ आप ये कैरेक्टर वन इसके अंदर पुट करवा देंगे, और ये क्यू कैरेक्टर को एफ पी फाइल में पुट करवाने का मतलब एफ पी फाइल इस फाइल को पॉइंट कर रही है।
ठीक है, पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्ट फाइल का नाम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब एक प्रोग्राम है आगे, ये अगर आप प्रोग्राम देख लें, ये प्रोग्राम क्या कहता है कि पहले इस प्रोग्राम में ये हेडर फाइल्स का इस्तेमाल हो गया, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेन फंक्शन हो गया। एक्चुअली ये प्रोग्राम ये कह रहा है कि आप जो भी कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो कैरेक्टर को फाइल में एंटर करवाने दें, फाइल में उसको पुट करवा देना है। ठीक है, और जब वो फाइल में पुट होता जाएगा कि हर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और ये लूप लगा देना। अब ये कब तक लूप चलेगा? जब तक कि यूजर एस्केप की प्रेस नहीं कर देता। और एस्केप की का आस्की कोड है 27, इस कोड का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं अब हम अपना कोड देखते हैं कि कोड क्या कहता है। देखें, ch जो है ना, ये हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम यूजर से कैरेक्टर कीबोर्ड से लेते जाएंगे। ठीक है, फिर हमने ये फाइल टाइप का एक पॉइंटर ले लिया और फाइल ओपन करवा ली राइट मोड में, जो हमारा तरीकाकार है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दिया और आपने टाइप कर दिया एक जो है आपने प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे कि टाइप डाटा एंड प्रेस एस्केप व्हेन फिनिश्ड, कि तब तक टाइप करते रहो जब तक कि एस्केप की तब इसको टाइप करते रहो अपना सारा डाटा। और जब आपने अपना डाटा टाइप करना बंद कर दिया, यानी आपका सारा डाटा टाइप हो गया, तो फिर आप एस्केप की प्रेस कर दो। ठीक है, अच्छा, अब ये एस्केप की ना कीबोर्ड में भी, लैपटॉप के कीबोर्ड्स हों या डेस्कटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड्स हों, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर होती है, जिसकी आस्की कोड 27 होता है। इसलिए हमने ये वाइल लूप लगा दिया, और वाइल लूप में कंडीशन क्या लगाई है कि ch नॉट इक्वल टू 27, जब तक कैरेक्टर जो ch इसकी वैल्यू 27 नहीं हो जाती तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, आइट्रेशंस चलती रहेंगी। और ch में वैल्यू कहां से आएगी? ये गेट che फंक्शन से। ठीक है, अच्छा, फिर आपने ch में जो जो कैरेक्टर आप एंटर करते जाएंगे वो ch वेरिएबल में आता जाएगा। फिर आपने ch वेरिएबल को fputc फंक्शन के साथ fp, यानी fp का क्या मतलब है? उस फाइल को पॉइंट कर रहा है, ये इस फाइल में ये वेरिएबल पुट होता रहेगा, यानी राइट होता रहेगा। और फिर आपने इफ कंडीशन लगा दी कि अगर ch इक्वल टू #r, यानी कि अगर यूजर एंटर प्रेस कर देता है तो फिर क्या करना है? तो फिर स्क्रीन के ऊपर अगली लाइन पे चले जाना है। ये सारा कोड होने के बाद एंड में जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो f क्लोज फंक्शन के साथ fp को क्लोज कर देना, यानी फाइल क्लोज कर देनी है। अब अगर हम इसी सेम प्रोग्राम को मैं आपको सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो अब टर्बो सी कंपाइलर की तरफ चलते हैं फिर एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि आपको नजर आए, आपको पता चले कि ये क्या, किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा और इसका क्या बिहेवियर होगा प्रोग्राम का। ये देखें, ये मैंने सारा का सारा कोड टाइप कर लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने वही वाला कोड है जो अभी आपके साथ डिस्कस हुआ। ये सारा कोड टाइप कर लिया है। अब याद रहे मेरे पास मेरी जो आपको पता है ना, ये सारे आपके कहाँ पे ये प्रोग्राम सेव होते हैं, .cpp की फाइल ये सेव होती हैं जब आप सी में टीसी के फोल्डर में बिन फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल सेव होती हैं। तो आपने पाथ ये जो xyz टेक्स्ट फाइल ये आपने जो दिया है, ये जो xyz ये उस फोल्डर में फाइल है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये खोल देगा, अगर नहीं करती तो राइट मोड में नई फाइल क्रिएट कर देगा। अब मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती फाइल, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा कि वो फाइल को नई फाइल क्रिएट कर देगा। चलिए मैं प्रोग्राम रन करती हूँ। ये मैंने Alt+F9 कंपाइल किया, Ctrl+F9। अब मुझे कह रहा है डाटा एंटर करें, तो मैं डाटा क्या एंटर करती हूँ, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, कंप्यूटर साइंस कॉमा प्रोग्रामिंग विद सी एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने अब बस इतना ही लिखना था, मैंने इससे ज्यादा नहीं लिखना। तो मैं क्या करूंगी, अब मेरी टाइपिंग फिनिश हो गई है तो मैं एस्केप की प्रेस कर दूंगी। मैंने एस्केप की प्रेस कर दी। अब एक्चुअली में हुआ ये है कि सारा का सारा डाटा एक नई टेक्स्ट फाइल xyz.txt के नाम से नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुई है, उसके अंदर सारा डाटा राइट हो गया। अब हम ये वेरीफाई करने के लिए कि बाकी राइट हुआ है या नहीं हुआ, मैं आपको वो फाइल खोल के दिखाती हूँ। जी ये देखिए, मैं दिस पीसी में गई, सी फोल्डर में गई, यहाँ पे ये टीसी फोल्डर के नाम से एक फोल्डर पड़ा है जो कि जब मैंने टर्बो सी को इंस्टॉल किया था तो खुद ही क्रिएट हो गया था ऑटोमेटिकली। इसमें गई, यहाँ पे बिन के नाम से मैंने आपको बताया था कि BGI जो फोल्डर होता है इसके अंदर ग्राफिक्स के सारे प्रोग्राम सेव होते हैं और बिन के अंदर दूसरे प्रोग्राम सेव होते हैं जो सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं।
तो ये मैं बिन में आई, यहाँ पे अब मैं आपको ये मैं सारा स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, तो ये एंड में देखें, ये XYZ के नाम से एक नई फाइल क्रिएट हो गई है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसकी टाइप है, यानी .txt का मतलब है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं तो ये देखिए, इस फाइल के अंदर ये सारा डाटा सेव हुआ हुआ है। ठीक है, इस आखिरी, इसका मतलब है कि ये एंड ऑफ फाइल है, ये जो आखिर में आ रहा है ना, इसका मतलब है एरो कि यहाँ पे फाइल एंड हो गई है। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे सेव हो गया है। अच्छा, ये मैंने कुछ बैक स्पेस का बटन दबा के कुछ किया था ना, चले इसलिए ये हो गया। चलें ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं अब इसी प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, अब इसी के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आए तो ये नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि सेम प्रोग्राम है, लेकिन अब की बार जो फाइल है वो अपेंड मोड में है। ठीक है, ये देखिए, ये ए इधर चेंज हो गया, अपेंड मोड में है और एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर अपेंड कर रही है। सही है, अब हम सेम प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे अपेंड मोड में, फाइल अपेंड मोड में खुलेगी और फिर खुलने के बाद हम उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, जो भी कैरेक्टर्स टाइप करेंगे वो उस फाइल के अंदर राइट होते चले जाएंगे। सही है, अब दोबारा से प्रोग्राम की तरफ आते हैं हम जी। अब ये हमारा वही वाला सेम प्रोग्राम है। अगर मैं यहाँ पे W की बजाय, W को मैंने W की बजाय A टाइप कर दिया है, A प्रेस कर दिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ, Alt+F9, Ctrl+F9। अब ये मुझे कह रहा है इसके अंदर आप लिखें, जो भी मैं लिखूंगी वो मैनेजमेंट के आगे से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं लिख देती हूँ ICS पार्ट 2, और क्या लिखा जाए, ICS पार्ट 2 सेकेंड ईयर लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको खत्म करना है, बंद करना है अपना प्रोग्राम, क्योंकि जो मैंने टाइप करना था कर लिया है। और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मैंने पहले लिखा था कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग विद C एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके आगे ये ICS पार्ट 2 सेकेंड ईयर राइट हो जाए। ठीक है, तो मैंने एस्केप की प्रेस की। अब मैं आपको उस फाइल में जाके दिखाती हूँ कि ये कैसे, अब क्या हुआ है। जी, मैंने ना वो फाइल बंद कर दी थी। ठीक है, जो अगर मैं फाइल बंद ना करती तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होना था, इसलिए मुझे अब दोबारा से फाइल खोलनी पड़ेगी। जी, ये मैं XYZ फाइल खोली तो ये आगे से देखें ये क्या आ रहा है, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग विद C एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके बाद ICS पार्ट 2 सेकेंड ईयर, उसके आगे ही राइट हो गया। ठीक है, ये मैं क्रॉस कर रही हूँ। अब हम दोबारा स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन है जो कि है fgetC, यानी कि सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम टेक्स्ट फाइल में से रीड करना। जो आपने अभी तक राइट करते आए थे टेक्स्ट फाइल में, अब जो टेक्स्ट फाइल में पड़ा है उसको रीड करना है। और ये फंक्शन भी stdio.h लाइब्रेरी फाइल में पड़ा है, हेडर फाइल में पड़ा है, यानी कि इधर डिफाइन हुआ हुआ है। और आपको हमेशा जब भी fgetC का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो stdio.h लाइब्रेरी फाइल लाजमी ऐड करनी होगी। डेटा मस्ट बी ओपन इन रीड मोड। अब आपको ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अब की बार आपने डाटा रीड मोड में ओपन करना है या इनपुट मोड में। अब आप राइट या अपेंड मोड में नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप डाटा रीड करने लगे हैं, गेट करने लगे हैं। ठीक है, इसके लिए जो कुछ खास चीजें हैं, ये 4 स्टेटमेंट्स लाजमी आएंगी। सबसे पहले आपने फाइल टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है जो कि है fr के नाम से हमने किया है, और आपने फिर एक fr के नाम से क्या करना है कि फाइल ओपन करनी है। जो भी फाइल आपने बनाई थी, हमने चूंकि xyz.txt बनाई है, हम इसी को ओपन करेंगे, लेकिन मॉड कौन सा रखना है, रीड मॉड, यानी r इधर लिखना है। इसके बाद आपने ये कैरेक्टर ch के नाम से एक कैरेक्टर टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर कराया, और आपने गेट ch के ये fgetC और ब्रैकेट के अंदर कौन सी फाइल को रीड करना है, fr वाली फाइल को, fr पॉइंटर यूज किया। अब हर कैरेक्टर, हर टर्न में क्या होगा, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ch के अंदर वो कैरेक्टर आता जाएगा। फिर आप इस ch को इजीली printf का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर हम इसका एक प्रोग्राम देखें, ये प्रोग्राम है, मैं एक प्रोग्राम करती हूँ फिर आपको दूसरे का बताती हूँ। इस प्रोग्राम में क्या है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वही फाइल जो हमने बनाई थी xyz.txt उसको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपने उसको सारी फाइल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसी तरह हमने हेडर फाइल लगाई, मेन फंक्शन लगाया, मेन फंक्शन के अंदर आपने एक फाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया,
और क्लियर स्क्रीन तो है ना, लगाना ही है। और ch टाइप का एक ch वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप का ch वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब आपने फाइल ओपन करनी है इन रीड मोड। तो हो सकता है जो फाइल आप ओपन करने जा रहे हैं, राइट मोड में तो ऐसे होता है ना कि अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती हो तो उसी फाइल को ओपन कर लिया जाता है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उस फाइल को नई फाइल क्रिएट कर देता है सी कंपाइलर। हालांकि जबकि अगर आप फाइल रीड करना चाह रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि फाइल खुलेगी नहीं। तो आप इसीलिए हमने ये जो फाइल ओपन हुई है कि नई जो वेरिफिकेशन का कोड किया था वो यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या है, इफ एफ आर इज इक्वल टू एफ ओपन, यानी कि अगर ओपन हो जाए इक्वल टू तो ठीक है, अगर ओपन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि नल आ जाएगा यहाँ पे। अगर एफ ओपन का फंक्शन नल हो जाए तो क्या प्रिंट करे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर नीचे ये रिटर्न 1 नहीं, यहाँ पे एग्जिट 1 आएगा। ठीक है, ये रिटर्न जो है ना ये एरर दे देगा, नहीं एरर नहीं देगा क्योंकि हम लोग void फंक्शन यूज कर रहे हैं। मैं exit 1 कर रही हूँ यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि हम exit 1 का ही इस्तेमाल करते आए हैं पीछे। और exit 1 में हमने क्या किया था, exit का फंक्शन stdlib.h हेडर फाइल में होता है, तो आप एक नई हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। हमने रिटर्न 1 क्यों नहीं किया ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम मेन से पहले void का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, फाइल ओपन हो गई यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लूप लगाना है, जो लूप 1 बाय 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स को रीड करता चला जाएगा। और रीड कब तक करेगा, जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, जब तक कि फाइल एंड नहीं हो जाती। यानी ch इज इक्वल टू एफ गेट सी और ब्रैकेट में एफ आर, यानी एफ आर वो फाइल पॉइंटर है जो कि फाइल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ईयूएफ, ईयूएफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक कैरेक्टर रीड करता जाएगा। और वह कैरेक्टर कहाँ आता जाएगा, ch वेरिएबल के अंदर। और फिर आप ch वेरिएबल को %c का स्पेसिफाई लगा के हर दफा प्रिंट करते जाएंगे उस वेरिएबल को। तो जो भी वेरिएबल में कैरेक्टर टेक्स्ट फाइल में से आएगा वही कैरेक्टर स्क्रीन पे भी प्रिंट होता चला जाएगा। इसका मतलब आप फाइल रीड कर रहे हैं और एंड में जाते जाते आपने फाइल को क्लोज कर देना है। अब अगर हम इसी कोड को सी कंपाइलर में टर्बो सी में आपको चला के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे है। ये हमारा कोड है, ठीक है, ये देखें, हम चूंकि इधर void और मेन इस तरह से हम अपना मेन फंक्शन लिख रहे थे। तो अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आप void का मतलब है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एग्जिट का कीवर्ड यूज किया। और ऊपर भी मैंने stdlib.h हेडर फाइल लगाई है क्योंकि मैं एग्जिट फंक्शन यूज कर रही हूँ और उसकी डेफिनेशन stdlib.h हेडर फाइल में मौजूद है। अब मैं इस प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूँ, अगर मैं कंपाइल करती हूँ Alt+F9 से, तो ये कंपाइल हो गया। अब मैं Ctrl+F9 करती हूँ तो ये रन भी हो गया। अब यूजर स्क्रीन पे चूंकि मैंने एंड में getch फंक्शन नहीं लगाया, Alt+F5 करके देखना पड़ेगा। ये मैंने Alt+F5 किया तो देखें सारे का सारा आपने जो भी प्रोग्राम लिखा था, आपने जो भी पहले कैरेक्टर्स टाइप किए थे वो सब इधर शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं तो हमारा दूसरा प्रोग्राम भी हो जाएगा। वो जो राइट साइड पे प्रोग्राम था उसमें क्या है कि जो कैरेक्टर्स आप प्रिंट करवा रहे हैं उन कैरेक्टर्स को काउंट करके उनका काउंट भी आपने शो करना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो वो काउंट कैसे करेंगे, उसके लिए ऑब्वियसली हमें कोई नया वेरिएबल लेना पड़ेगा और वो वेरिएबल उसको काउंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सी टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और वो सी टाइप में इंटीजर डाटा टाइप का ले लेती हूँ। वैसे आपकी जो स्लाइड्स हैं और जो बुक है उसके अंदर लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप लिया है क्योंकि फाइल में आपको पता है बहुत ज्यादा डाटा होता है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हमारी फाइल में इतना ज्यादा डाटा नहीं है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इंटीजर डाटा टाइप ले रही हूँ अपनी ईज के लिए। ठीक है, अब मैंने सी वेरिएबल ले लिया। अब मैंने इस वेरिएबल को, ये मैंने सेमीकोलन भी लगा दिया, अब मैंने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना है 0 से, ताकि शुरू में 0 हो और बाद में, क्योंकि फिलहाल इसमें गार्बेज डाटा है, इसके अंदर सारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी अपनी कैलकुलेशंस को खराब ना कर दे, गार्बेज डाटा हमेशा रिजल्ट खराब ही करता है, तो हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे 0 के साथ। आप चाहें तो अगली लाइन में c इज इक्वल टू 0 और सेमीकोलन लिख दें, चाहे तो इसी के आगे इक्वल टू 0 डाल दें। ठीक है, एक ही बात है। फिर आपने क्या करना है, जहां पे ये कैरेक्टर रीड कर रहा है ना, यहाँ पे आपने C++ करना है, यानी कि हर कैरेक्टर रीड करने पे C की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, अब वो ऐसे है कि अभी फिलहाल हमारा वाइल लूप था, उसके बाद हमारी सिर्फ सिंगल एक स्टेटमेंट आ रही थी वाइल लूप में, तो इसलिए हमने कोई जो है क्या कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी। लेकिन अब हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाई और
यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाई, क्योंकि अब दो स्टेटमेंट्स आने लगी हैं, एक ये प्रिंट एफ की, दूसरी C++ की, तो हमने इसको कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। अब हमने जब सारा लूप चल गया और आपके सारे कैरेक्टर्स रीड हो गए और आपकी सी वेरिएबल के अंदर फिलहाल इस वक्त सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए हैं, तो आपने अब सी वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना है इस लूप से बाहर निकलने के बाद। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, सी वेरिएबल को प्रिंट करवाने की, #n टोटल कैरेक्टर्स इन फाइल इज इक्वल टू %d, चूंकि इंटीजर डाटा टाइप है, कॉमा डी के अंदर क्या है, सी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये मैंने अपना सारा प्रोग्राम ये आ गया, उसके बाद फाइल क्लोज की और प्रोग्राम खत्म। अब सेम प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ। मैंने Alt+F9 से कंपाइल किया, Ctrl+F9 से एग्जीक्यूट किया यानी रन किया, और फिर Alt+F5 से यूजर विंडो में जाके यूजर विंडो देखी, यानी कि अपना प्रोग्राम का आउटपुट देखी। तो अब आप देखें ये पहले सबसे ऊपर क्या आ गया है, सारी की सारी टेक्स्ट फाइल में जो कुछ भी एंटर हुआ था वो सब कुछ आ गया, और उसके बाद नीचे टोटल कैरेक्टर्स इन फाइल इज इक्वल टू 80, यानी टोटल 80 कैरेक्टर्स हैं फाइल में, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी शो हो गए सेम प्रोग्राम में। ठीक है, इसके साथ हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट। अभी हमने क्या किया था कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट कर रहे थे, अब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग करेंगे। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करने की बजाय, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सीपीयू को प्रोसेसिंग करनी पड़ रही थी, एक एक कैरेक्टर को डील कर रहा था, तो अब पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ डील कर सकते हैं। उसकी स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट, स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट क्या करता है कि बजाय इसके कि कैरेक्टर को एक कैरेक्टर को एज मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल में पुट करे या गेट करे, ये स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग यानी एट अ टाइम एक सिंगल स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, वैसे कैरेक्टर होता है एक सिंगल लेटर, सही है। ये अगर ये कैरेक्टर ये लफ्ज लिखा है कैरेक्टर्स ही, तो ये सी एक कैरेक्टर होगा, एच एक कैरेक्टर होगा, ए एक कैरेक्टर होगा, ये स्ट्रिंग ये एक लेटर, हर एक सेपरेट लेटर एक कैरेक्टर कहलाता है। जबकि इन सब कैरेक्टर्स का एक जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, अगर एक साथ इनको ले लिया जाए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये एक स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो ठीक है, अब हमारा डाटा फाइल में जब स्ट्रिंग रीड राइट करते हैं तो डाटा एज अ वन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम राइट किया जा सकता है या रीड किया जा सकता है। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है। एक है fputs और एक है fgets। आपने क्या किया था, fput c कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सेम ही उसी तरह काम करेगा, बस fput की c की बजाय s एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह fget c की बजाय s आ जाएगा, बाकी इसका वही सेम उसी तरह का फंक्शन है, बस डिफरेंस क्या है कि ये कैरेक्टर की बजाय स्ट्रिंग को डील करेगा। अब पहले fputs को देख लेते हैं। fputs क्या कर रहा है, ये भी इसी तरह stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर हुआ है, यानी जब भी आपने इसको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आपने stdio.h हेडर फाइल को लाजमी इंक्लूड करना है, वरना एरर आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हुआ है। अच्छा, इसमें डाटा फाइल हमेशा, चूंकि आप पुट करने लगे हैं, इसका मतलब आप रखवाने लगे हैं, आप राइट करने लगे हैं, फाइल के अंदर कुछ रखने लगे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा फाइल किस मोड में ओपन करनी है, या राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में। ठीक है, जब भी आप कुछ राइट करेंगे तो इन्हीं दो मोड्स में फाइल को ओपन कर सकेंगे। अब ये एक कोड है, इस कोड में देखें क्या है कि ये पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन डाल दिया, और इसके अलावा अब क्या किया आपने, पहले आप क्या करते थे, कैरेक्टर और आगे एक वेरिएबल का कोई नाम दे देते थे। अब आपने स्ट्रिंग देना है तो आपको साथ में नंबर ऑफ इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी देने पड़ेंगे कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में हो सकते हैं। इस वक्त इधर 80 लिखे हैं, ये एंगल ब्रैकेट, ये हाँ इसको एंगल ब्रैकेट्स नहीं, इसको क्या, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप ये जो डिजिट लिख रहे हैं, इसका मतलब है मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा दी जिसमें कह दिया कि 80 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर हो सकते हैं मैक्सिमम। फिर इन्होंने प्रोग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आप टोटल 5 स्ट्रिंग्स
1 से लेके यानी 5 तक टोटल 5 स्ट्रिंग्स एंटर करवाएंगे फाइल में। ठीक है, 5 स्ट्रिंग्स पुट करवाएंगे फाइल में। तो वो फाइल इस 5 को काउंट करने के लिए एक काउंट नामी एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है, सही है। और आपने इसीलिए एक लूप लगा दिया काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 से लेके काउंट इसकी वैल्यू पहले मिनिमम 1 है और ये कहां तक चलेगा 5 तक, ये एक लूप लगा दिया। ठीक है, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं क्लोज, ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये व्हाइल लूप की है। फिर आपने एक फाइल टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया क्योंकि आप एक फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। तो उस फाइल को ओपन करने के लिए आपने क्या किया, ये पॉइंटर spw इज इक्वल टू f ओपन। अब ये एक फाइल temp.txt अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो खुल जाएगी, अदरवाइज नई क्रिएट हो जाएगी। और उसको w यानी राइट मोड में ओपन कर दिया, सही है। अब आपने 5 टाइम्स क्या करना है, यूजर से आपने यूजर से लेनी है स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर और उसको स्टोर करवाना है फाइल के अंदर। फाइल किस पॉइंट, कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फाइल को, वो है spw पॉइंटर, सही। अब आपने क्या किया, पहला स्टेप लिखा एंटर स्ट्रिंग नंबर #d का मतलब है स्ट्रिंग, ये काउंट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी पहले आएगा 1 फिर 2 3, एंटर स्ट्रिंग नंबर 3, एंटर स्ट्रिंग नंबर 4, एंटर स्ट्रिंग नंबर 5, इस तरह से आ जाएगा। फिर ये फंक्शन आपको शायद भूल चुका होगा, ये आप याद करें चैप्टर नंबर 10 में आपने ये गेट एस और पुट एस का फंक्शन पढ़ा था कि स्ट्रिंग को पुट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर या स्क्रीन से स्ट्रिंग को गेट करने का के लिए ये 2 फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग लेने के लिए तो उसके अंदर स्पेस इंक्लूड नहीं होगी, सही है। जैसे स्पेस आएगी उसके बाद का जितना भी कैरेक्टर्स होंगे वो सब, अगर आप स्ट्रिंग डाटा टाइप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, सॉरी स्कैन एफ से सारे के सारे कैरेक्टर्स स्पेस के बाद वाले ट्रंकेट हो जाएंगे, लेकिन गेट एस से स्पेस इंक्लूड होगी, तो इसलिए हमने गेट एस का इस्तेमाल किया, सही। फिर आता है एफ पुट एस, ये वही वाला फंक्शन जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एफ पुट एस, यानी कि आप अब अपनी फाइल के अंदर एफ, अगर पहले एफ लगा इसका मतलब फाइल के अंदर आप स्ट्रिंग पुट करने लगे हैं। कौन सी स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग, जो कि यानी आपने गेट एस से जब यूजर से ली है, ठीक है। और इसमें पुट करने लगे हैं spw पॉइंटर, जो फाइल में जो कि spw जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है उसको एक स्ट्रिंग पुट की, इससे एक स्ट्रिंग होगी। उसके बाद ये हैश एन का मतलब है कि एस्केप सीक्वेंस लग गया, नेक्स्ट लाइन फाइल के अंदर प्रिंट हो जाएगी, यानी फाइल के अंदर नेक्स्ट लाइन पुट हो जाएगी, अगली स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन पे राइट होगी। और उसके बाद आपने काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। ये सारे स्टेप्स चलेंगे 1 से लेके 5 तक और हर दफा काउंट में 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा और हर दफा यूजर से एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। ये गेट एस स्ट्रिंग की वजह से उसको फाइल में रखवाएगा और एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा फाइल में। फिर काउंट में 1 प्लस हो जाएगा, दोबारा से यूजर से स्ट्रिंग लेगा, उसको फाइल में रखवाएगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा और काउंट में 1 प्लस कर देगा। ये स्टेप कब तक चलेंगे, ये 1 से लेके 5 तक चलेंगे, ठीक है। और फिर आपने एफ क्लोज कर देना है, यानी फाइल को क्लोज कर देना है, उस spw फाइल को। अगर हम इसको अब टर्बो सी में इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो देखते हैं उसका क्या बिहेवियर है। ये आपके पास प्रोग्राम है, सही है। इस प्रोग्राम को मैंने टाइप कर लिया हुआ है एफ पुटस के नाम से, सही है। ये वही प्रोग्राम है जो भी हम बात करके आए हैं, इसलिए हम इस पे अब मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको Alt + F9 करके रन किया, कंट्रोल + F9 करके एग्जीक्यूट किया। पहला स्ट्रिंग मांग रहा है मुझसे, पहला स्ट्रिंग मैं क्या दूं, अब मैं किस तरह दूं, शहरों के नाम दे देती हूँ या फ्रूट्स के सिटी नेम्स दे देती हूँ, LAHORE लाहौर, दूसरा कराची, तीसरा इस्लामाबाद, चौथा फैसलाबाद, पांचवा गुजरात, ठीक है। एंटर किया बस, ठीक है। अब क्या मुझे क्या करना पड़ा कि मेरे पास ये 5 दफा क्यों, इसमें सिर्फ 5 स्ट्रिंग्स नहीं है क्योंकि मैंने इधर वाइल में कंडीशन लगाई हुई थी कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। अब मुझे इसको कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ, वजह ये है कि सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स मैंने एंटर की हैं ये मेरे पास अब ये temp.txt की फाइल में जाके सेव हो गई हैं। इसको जाके अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई सेव हुई है या नहीं। जी, ये मेरे पास पीसी
फोल्डर है, इसमें मैं बिन में जाऊंगी और यहाँ पे मैं ये स्क्रॉल डाउन करके टेम्प की फाइल मेरे पास कहाँ पड़ी होगी, ये देखिए, ये txt फाइल टेम्प की क्रिएट हुई है। इसको मैंने ओपन किया तो देखें ये सारे शहर एक एक लाइन में, हर एक शहर के बाद मैंने चूंकि #n लगाया था, #n पुट कर रही थी इस फाइल के अंदर, तो क्या है कि हर लाइन शहर के बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो रही है, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये मेरी फाइल में बिल्कुल सही इनपुट हुई है। अब हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे जी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है, ये है fgetS। अभी सेम ये उसी तरह fgetC की तरह है, यानी कि fgetC में हम एक सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम फाइल में से गेट कर रहे थे। अब हम यानी स्ट्रिंग जो कि है यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स एट अ टाइम, यानी वन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स रीड करेंगे और उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होगी, एक स्पेसिफिक लेंथ का कैरेक्टर रीड करेंगे। ठीक है, किधर से, टेक्स्ट फाइल, डाटा फाइल में से। और वो डिक्लेयर ये फंक्शन कहाँ हुआ है, fgetS का stdio.h हेडर फाइल में, यानी कि stdio.h हेडर फाइल में ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो इसको लाजमी इंक्लूड करना होगा जब भी आप getS का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और फाइल किस मोड में ओपन होनी चाहिए, रीड मोड में, यानी इनपुट मोड में, क्योंकि आप उस फाइल में से रीड करने लगे हैं, आप गेट करने लगे हैं, हासिल करने लगे हैं। तो इसको fgetS का सिंटेक्स क्या है, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है, यानी स्ट्रिंग किस वेरिएबल में आए, और उसके बाद लेंथ लिखनी है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम हो सकती है, और फाइल पॉइंटर का किस फाइल में से आपने वो स्ट्रिंग उठाना है। ठीक है, इसका कुछ प्रोग्राम आगे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है, इसमें क्या हो रहा है कि temp.txt फाइल जिसमें अभी हमने 5 शहरों के नाम लिखवाए हैं, ठीक है, उसमें से डाटा यानी कंटेंट उठाना है, रीड करना है, किस फंक्शन से, fgetS फंक्शन के इस्तेमाल करते हुए, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस शो हो रही होंगी वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपने साथ में प्रिंट करनी है, यानी टोटल कितने स्ट्रिंग मौजूद है, कितनी लाइंस है, उसका कोड देख लें। आपने मेन फंक्शन हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन लगाया, आपने ये स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है ये स्ट्रिंग एक डिक्लेयर करवा लिया, आपने काउंट लगाया। काउंट किस लिए लगाया, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी तो काउंट करनी है ना, कि टोटल कितनी लाइंस है, तो इंटीजर काउंट, और इसको इनिशियली 0 कर दिया, फिलहाल कोई लाइन नहीं है, इनिशियली 0 कर दिया, जैसे ही कोई लाइन आप रीड करेंगे तो इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, तो एट द एंड आपको काउंट वेरिएबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। फाइल टाइप का एक आपने पॉइंटर str पॉइंटर डिक्लेयर करवा दिया। अब फाइल ओपन करनी है, और आपको पता है रीड मोड में फाइल कैसे ओपन करनी होती है, कि आपने साथ में वेरिफिकेशन भी करनी होती है कि कहीं फाइल अगर नहीं रीओपन होती, रीड मोड में नहीं ओपन हो रही, तो साथ में एरर शो करे और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इफ str इज इक्वल टू f ओपन tmp.txt और रीड मोड में खोलना है। अगर इफ ये जो है f ओपन फाइल इज इक्वल टू नल, तो क्या प्रिंट करे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और रिटर्न कर दे 1, यानी प्रोग्राम एंड कर दे। अदरवाइज क्या होगा, ये वाला केस सिर्फ उसी सूरत में चलेगा अगर आपकी फाइल या तो एग्जिस्ट नहीं करती, या आपकी फाइल में कोई एरर है, किसी वजह से वो ओपन नहीं हो रही, या डिस्क एरर है, या जो भी एरर है। फिर आता है, फिर असल कोड है जिसके अंदर आपने इस फाइल को रीड करते जाना है और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते जाना है। तो fgetS यानी आप अब फाइल में से प्रिंट कर रहे हैं, while fgetS स्ट्रिंग str, यानी str वेरिएबल के अंदर गेट कर लेगा फाइल में से। ठीक है, फिर 80 का मतलब है उसकी मैक्सिमम लेंथ हमने 80 रख दी है। आप कुछ भी रख सकते हैं, वैसे हमारी 80, आप इधर यहाँ पे 20 भी रख देंगे तो हमने इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स नहीं डाली हुई, जैसा कि आपको खुद को भी पता है, हमने छोटे छोटे नाम सिर्फ शहरों के लिखे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डालने होते हैं, तो इस वक्त हमने 80 कर दिया। चलो, और str वो वाला फाइल पॉइंटर है जो कि फाइल जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है, वो कौन सा है, ये वाला str। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नहीं है तो ये लूप चलता रहेगा। तो क्या करेगा, पुट s, अब ये भी याद करें चैप्टर नंबर 10 में आप ये फंक्शन पढ़ के आए थे, पुट s का, कि स्ट्रिंग को उस पे स्क्रीन पे प्रिंट करने के दो तरीके थे, एक प्रिंट f और एक पुट s, यानी स्ट्रिंग को प्रिंट इससे भी किया जा सकता है, ब्रैकेट में आप जो भी देंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपने ब्रैकेट में ये str स्ट्रिंग वेरिएबल दे दिया,
ताकि क्योंकि एफ गेट एस से जो भी फाइल में से हमने स्ट्रिंग उठाई है वो str वेरिएबल में आ जाएगी, वही आपने स्क्रीन पे प्रिंट करा दी और उसमें काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। एक स्ट्रिंग आपने पढ़ ली है, रीड कर ली और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवा दिया पुट एस फंक्शन से। फिर नेक्स्ट आखिर में जाते जाते आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो कि काउंट वेरिएबल में आ गई हैं उनको स्क्रीन पे प्रिंट करा देना है। टोटल लाइंस इन फाइल इज इक्वल टू %d और काउंट %d में काउंट की वैल्यू आ जाएगी और फिर फाइल को जाते जाते एंड में क्लोज कर देना। अब इसी प्रोग्राम का बिहेवियर हम चेक करते हैं टर्बो सी में कि टर्बो सी में ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा। जी, अब ये हमारे पास प्रोग्राम है हमारा, ये वही प्रोग्राम है जिसकी अभी हम बात करके आए हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। tmp.txt, ये जो temp.txt की फाइल है ना, ये वाली फाइल आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमारा ये वाला जो पार्ट है ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये इफ ये वाला पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फाइल बनी हुई है ये। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Alt+F9। अच्छा, ये वार्निंग इसलिए आई है क्योंकि मेन से पहले हम इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल, रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने मेन से पहले वॉइड नहीं लगाया, तो इसको इग्नोर करें। Ctrl+F9। ठीक है, अब मैंने Alt+F5 करके स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है, या तो मैं एंड पे गेट ch लगा देती, मैं नहीं लगा रही तो इसलिए मुझे Alt+F5 करके चेक करना पड़ेगा। और अब आप ये गौर करें, सारे शहरों के नाम जो मैंने फाइल के अंदर राइट करवाए थे उसने फाइल से उठा के स्क्रीन पे पुट एस फंक्शन की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट करा दिए और एंड में टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल जो कि यानी 5 थी वो भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यानी हमारा ये फंक्शन सही चल रहा है। जी, अब एक ये दूसरा प्रोग्राम है जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट मर्जेस और कंबाइंस द कंटेंट ऑफ 2 फाइल्स। 2 फाइल्स हैं आपके पास, कोई भी नाम दे लें, 2 फाइल्स, ये इसको आपने उनके 2 कंटेंट्स को मर्ज करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्या आपके पास इसका क्या आपके पास तरीका होगा। ये आपके पास फॉर एग्जांपल फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, आपने फाइल 1 का कंटेंट और 2 का मर्ज करना है। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को एक नई फाइल बनाएं और उनके अंदर इसका कंटेंट भी राइट करवा दें, इसका भी आगे करवा दें। या एक तरीका ये है कि 1 के अंदर ही 1 को रीड मोड में खोलें, राइट और नहीं सॉरी 1 को अपेंड मोड में खोलें, इसमें राइट करवाना है ना 2 का कंटेंट, और 2 को रीड मोड में खोलें और 2 का कंटेंट सारा रीड करते करते 1 में अपेंड करवा दें। यानी अब पहले 1 का अपना कंटेंट आएगा और उसके बाद 2 का कंटेंट आएगा। उससे क्या हुआ कि दोनों कंटेंट मर्ज हो गए। ठीक है, ये इसकी लॉजिक है। अब देखें, दो हमारे पास ये दोनों हेडर फाइल्स लगी, मेन फंक्शन शुरू हुआ, उसके अंदर आपने क्या किया, पहला काम आपका क्या है, दोनों फाइल्स को खोलना। ठीक है, उस दोनों फाइल्स को ओपन करना, और वो भी कैसे कि एक फाइल को रीड मोड में ओपन करना, एक को अपेंड में कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि पहले तो आपने स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसके बाद आपने फाइल 1 और फाइल 2 के नाम से 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स ले लिए। फिर आपने फाइल के नाम से 2 पॉइंटर लिए, एक पॉइंटर फाइल 1 के लिए, एक पॉइंटर फाइल 2 के लिए, एक का नाम fr रख दिया, एक का fw रख दिया, दोनों की पहचान के लिए। एक सेम रख नहीं सकते आप। अच्छा, फिर आपने clr ser का फंक्शन लगाया, फिर आपने पहली फाइल का नाम यूजर से गेट किया, पुट एस और गेट एस का फंक्शन इसलिए इस्तेमाल हुआ है। जब आपने पहली फाइल का नाम या आपने फाइल 1 का, इसीलिए इसको फाइल 1 का ये जो आपने ऊपर अभी कैरेक्टर टाइप के ये 2 आपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए थे, इस मकसद के लिए करवाए थे कि आपने एक के अंदर एक फाइल का नाम यूजर से एंटर कराना था, दूसरी में दूसरी फाइल का नाम करवाना था। तो ये आपने फाइल 1 में यूजर से एंटर करवा लिया, यूजर का नाम, फाइल का नाम, और ये वाला जो कोड है इसमें आप फाइल को ओपन भी कर रहे हैं इन रीड मोड फाइल 1 को। ठीक है, और आप इसी फाइल को चेक भी कर रहे हैं कि अगर नहीं खुलती, वेरीफाई कर रहे हैं, तो एरर दे के प्रोग्राम टर्मिनेट कर दे। इसी तरह फिर आपने दूसरी फाइल यूजर से ली, अब दूसरी फाइल का कोड आने लगा है जिस फाइल को मर्ज करना है, या आपने यूजर से गेट करवा लिया इन 2 स्टेटमेंट्स की मदद से। और फिर ये जो नेक्स्ट कोड है, ये इस कोड की मदद से क्या हो रहा है कि आप फाइल 2 को ओपन भी कर रहे हैं, किस मोड में, अपेंड मोड में, और अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर प्रिंट होके आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आपने
दोनों के कंटेंट को मर्ज करना है। अब गौर करें, आपने फाइल 1 को रीड मोड में खोला हुआ है और फाइल 2 को अपेंड मोड में खोला है। इसका मतलब है आप फाइल 1 को 2 में अपेंड करेंगे। ऐसे ही है ना, कुछ ऐसे ही है। अच्छा, तो अब आप कैसे करेंगे कि वाइल कौन सी रीड मोड से उठाएंगे और किस में रखवाएंगे? आप इसको यानी fr पॉइंटर से उठाएंगे और fw पॉइंटर वाली फाइल में रखवाते जाएंगे। उठानी किससे है आपने कंटेंट? fgetS फंक्शन से। और रखवाना किससे है? fputs फंक्शन से। आपने fgetS फंक्शन इस्तेमाल किया और जो भी स्ट्रिंग्स उठाते जा रहे हैं वो कहाँ आ रही है? fr फाइल में से जो स्ट्रिंग्स उठा रहे हैं वो str वेरिएबल में आ रही है और कहा कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ सिंगल स्ट्रिंग इज 80। ठीक है, आपने ये लूप लगा दिया और लूप के अंदर क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग str स्ट्रिंग है उसको पुट करवा रहे हैं fw फाइल के अंदर। ठीक है, ये कब तक प्रोसेस चलेगा? जब तक कि स्ट्रिंग नल नहीं आ जाती। स्ट्रिंग का क्या नल आने का क्या मतलब है? कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। सारी की सारी स्ट्रिंग्स आपने fr यानी कि फाइल 1 में से उठा के आपने फाइल 2 में अपेंड कर दी है। उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा फिर आपने प्रिंट एफ कर दिया ओके, और दोनों फाइल्स को बारी बारी क्लोज करना है। पहली बारी में एफ क्लोज एफ आर और फिर एफ क्लोज एफ डब्ल्यू। ये इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आपने ये प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाएगा। आपने इस प्रोग्राम को अब टर्बो सी में एग्जीक्यूट करके देखना है कि ये किस तरह से चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में क्या है कि डाटा इज रिटन ऑन अ डाटा फाइल इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। जिस तरह आप printf का फंक्शन इस्तेमाल करते थे और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करके, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेटेड वे में आउटपुट को फाइल में रखवाएंगे। ठीक है, अच्छा, डाटा जो है वो फॉर्मेटेड वे में ही, फॉर्मेटेड मैनर में ही फाइल से रीड करेंगे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर आल्सो यूज्ड टू रीड डाटा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डाटा रीड करने के लिए भी यूज होंगे और डाटा राइट करने के लिए भी यूज होंगे। सी हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है, एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ। अब ये मिक्स नहीं करना, जिसके स्टार्ट में एफ लग जाएगा इसका मतलब है ये फाइल हैंडलिंग के फंक्शन है, इसमें फाइल्स इंक्लूड हुई हुई हैं। अगर आप इसके अंदर एफ को ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये सिंपल स्क्रीन के फंक्शन है। सही है, अब हम इन दोनों को बारी बारी देख लेते हैं कि इन दोनों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम प्रिंट एफ की बात करें तो प्रिंट एफ में क्या है? इसका जनरल सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि एफ प्रिंट एफ, एफ पी यानी कि वो फाइल पॉइंटर जिसमें से आप जिसके अंदर आपने डाटा प्रिंट करना है, राइट करवाना है, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर और हर चीज आ जाएगा। बाकी ये जो सारा का सारा है ना, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा वैसे ही है जैसे कि आप प्रिंट एफ में कर रहे थे। प्रिंट एफ फंक्शन जिस तरह इस्तेमाल करते थे ना, सेम वैसे ही है। बस फर्क कितना है, शुरू में आपने एक फाइल पॉइंटर लगा देना है। वो फाइल पॉइंटर जो कि जिस फाइल के अंदर आपने प्रिंट करवाना है, यानी जिस फाइल, अब ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा, फाइल में राइट हो रहा है। ठीक है, जिस फाइल में आपने राइट करवाना है उसको पॉइंट कर रहा होगा। अब आपके पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें इसने कहा है कि इस फॉर्मेट में सारा का सारा डाटा प्रिंट करवाना है। यानी पहले नाम आएगा, फिर ये कोई मार्क्स आएंगे, फिर अगले मार्क्स, फिर कुछ अगले मार्क्स। तो हमने अज्यूम कर लिया कि पहले मैथ के मार्क्स होंगे, फिर स्टैट्स के होंगे, फिर कंप्यूटर के होंगे। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमने चलो अज्यूम कर लिया ना। ठीक है, ये हमने इन तीन के पहले यूजर से इनपुट कराने हैं और उसके बाद इनको फाइल में रखवाना है। तो आपने क्या किया, ये इंटीजर डाटा टाइप की डिक्लेरेशन हो गई और आपने साथ में एक सी वेरिएबल ले लिया और आपने ये कह दिया कि मैंने टोटल 5 स्टूडेंट्स का फिक्स कर दिया कि 5 का मैंने फाइल में प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 5 तक। तो 1 आपने c इज इक्वल टू 1 और लूप में आपने दे दिया, जब लूप लगाया कि c इज लेस देन इक्वल टू 5। इससे पहले अपनी फाइल तो ओपन कर लें जिस फाइल के अंदर आपने सारा का सारा डाटा ये राइट करवाना है। वो आपने एक फाइल डेट टाइप का वेरिएबल लिया, पॉइंटर वेरिएबल std इज इक्वल टू f ओपन। कौन सी ओपन करे? student.txt फाइल, मॉड उसका राइट हो, राइट मॉड में। ठीक है, अगर ये राइट मोड में नहीं ओपन, पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो वाली ओपन हो जाएगी, अदरवाइज नई फाइल क्रिएट होगी। फिर आपने 1 बाय 1 पहले नेम लिया प्रिंट एफ और गेट एस से। ठीक है, यूजर से नेम गेट कर लिया। फिर ये गेट एस, ये चैप्टर नंबर 10 वाला फंक्शन है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपने स्कैन एफ से के साथ मैथ के मार्क्स लिए
अच्छा आप गौर करें, इधर हमने स्कैन एफ यूज कर लिया, इधर क्यों नहीं गेट एस यूज किया? क्योंकि मैथ के मार्क्स इंटीजर में है। मैथ के मार्क्स आपको पता है कि ये स्ट्रिंग में नहीं होंगे, नाम हमेशा स्ट्रिंग में होगा। अगर किसी का नाम है ना मोहम्मद नसीम, ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इसको स्कैन एफ से मोहम्मद नसीम लिखेंगे तो सिर्फ मोहम्मद आएगा नेम वेरिएबल में, नसीम खत्म हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, ये खुद ब खुद हो जाएगा क्योंकि स्कैन एफ स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमने गेट एस का इस्तेमाल किया यहाँ पे। अच्छा, फिर मैथ के मार्क्स ले लिए स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हुए, फिर प्रिंट एफ स्कैन एफ से स्टैट के मार्क्स ले लिए और प्रिंट एफ स्कैन एफ से कंप्यूटर के मार्क्स ले लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन में हमने, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, इस सारा कुछ जो हमने गेट कर लिया है नेम में, मार्क्स में, स्टैट में और कंप्यूटर में, अब इसको हमने अपनी फाइल के अंदर प्रिंट करवाना है, यानी राइट करवाना है। तो हमने एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया। फाइल कौन सी फाइल है? एसटीडी, यानी एसटीडी फाइल आपकी, ये पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है ना, ये इस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फाइल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आपने ये पॉइंटर का इस्तेमाल किया, फिर आपने %-15s और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये -15s को क्यों इस्तेमाल किया? एस का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर आपने %d 5%, ये आपने कौन सी, ये आप चैप्टर नंबर 10 को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके अंदर जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर पढ़े थे, ये वो इस्तेमाल किए हैं। फिर अब यहाँ पे क्या है कि नेम की जगह पे ये नेम इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा, राइट होगा फाइल में, नेम इस फॉर्मेट में राइट होगा फाइल में, स्टैट यानी स्टैट के अंदर जो इसके मार्क्स पड़े हैं वो इस फॉर्मेट में राइट होंगे फाइल में, और कंप्यूटर इस फॉर्मेट में राइट होगा फाइल में। और #n का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन फिर प्रिंट हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। इसके बाद सी में प्लस कर दिया, यानी एक रिकॉर्ड हो गया है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड की बारी है, ये कब तक चलेगा? जब तक के c इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 से लेके 5 तक ये रिकॉर्ड्स प्रिंट कर, किधर प्रिंट कर रहा है? फाइल में राइट करेगा। उसके बाद प्रिंट एफ कर देगा ओके, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि अब फाइल में नहीं ये प्रिंट हो रहा, देखें इससे पहले एफ नहीं है, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि हम, हाँ जी सब कुछ प्रिंट हो गया। उसके बाद जाते जाते फाइल आपने क्लोज कर देनी है। जिस तरह आपने ये किया है सेम इसी तरह एफ स्कैन एफ का फंक्शन है। एफ स्कैन एफ में भी सेम उसी तरह, जिस तरह आप स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरह ये फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स देंगे। ठीक है, और उसके बाद उससे पहले आपने एक फाइल पॉइंटर देना है, वो फाइल पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा होगा उस फाइल को जिसके अंदर ये सारा डाटा आपने जिसमें से रीड करना है, स्कैन करना है। ठीक है, इसलिए इस तरह से होगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपका सारा डाटा इस फॉर्मेट में पड़ा है आपकी फाइल में, अब आपने इसी फॉर्मेट में फाइल से गेट करना है। तो उसका कोड क्या होगा कि जी दोनों, पहले आपने हेडर फाइल लगाई, मेन फंक्शन लगाया, नेम टाइप का एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और एक इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल ले लिए, मैथ, स्टैट और कंप्यूटर। एक फाइल टाइप का आपने पॉइंटर ले लिया, एसटीडी पॉइंटर, जो पॉइंट कर रहा है किस फाइल को, ये आपने इस फाइल को ओपन कर लिया यहाँ पे student.txt, किसमें? रीड मोड में। ठीक है, अब आप यहाँ पे बेशक वो खुद से ऐड कर लीजिएगा वेरिफिकेशन का कोड कि अगर फाइल रीड मोड में ओपन नहीं होती तो वो एरर प्रिंट कर दे कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, या कुछ कोई भी अप्रोप्रिएट एरर प्रिंट करवा दे। ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या लगाना है? वाइल एफ स्कैन एफ, अब फाइल में से स्कैन करने लगे हैं। स्टूडेंट फाइल कौन सी है? जो कि जिसको स्टूडेंट एसटीडी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वो वाली फाइल में से क्या क्या आपने करना है, कौन कौन सी चीजें आपने फाइल में से उठानी है? एक नेम वेरिएबल, ये %s का जो पहला वाला जो होगा वो नेम वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, %d का मतलब है कि जो सेकंड फाइल के अंदर इंटीजर वैल्यू पड़ी होगी वो मैथ में आ जाएगी, थर्ड स्टैट वेरिएबल में आ जाएगी, और फोर्थ कंप्यूटर वेरिएबल में आ जाएगी। ये कब तक चलेगा? जब तक के फाइल ये एफ स्कैन एफ नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, ये चीज तब तक चलनी है। और जो कुछ आप उठा रहे हैं इन वेरिएबल्स में, उन्हीं को आपने बाद में स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करा देना है। ठीक है, प्रिंट कराने का यही तरीका, यानी -15s की जगह पे नेम प्रिंट हो जाएगा, 5d ये आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया, जैसा कि सेम आपने एफ प्रिंट एफ फंक्शन में किया था। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की जगह पे कंप्यूटर इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा।
और फिर एंड में आपने ओके कर देना है कि ओके प्रिंट किया और फिर आपने जाते जाते फाइल को क्लोज कर दिया। इसके साथ आपका ये कोड भी खत्म होता है। ठीक है, इन दोनों कोड्स को आपने अब खुद से ये आपका होमवर्क है, आपने टर्बो सी पे इनको एग्जीक्यूट करके देखना है कि क्या ये आया सही काम कर रहे हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। जी, आज हमने टॉपिक करना है अरे। अरे का मैं आपको जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि ये क्या होता है और मेमोरी में किस तरह से ये रिजाइड करता है। जी, फॉर एग्जांपल ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, अब हम एक पढ़ रहे थे, हमने अभी किया था वेरिएबल। हम वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे थे ना कि फॉर एग्जांपल ए या बी या सी ये मेमोरी में जगह कुछ अपनी बुक करवा लेते हैं। जब भी हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो मेमोरी में इसके लिए कोई जगह बुक करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए करवाया तो मेमोरी में कोई एक ब्लॉक ए के नाम से बुक हो गया। ठीक है, आप जब भी ए में ए की बात करेंगे तो एक्चुअली आप इस मेमोरी ब्लॉक की बात कर रहे होंगे। इसमें जो भी कंटेंट रखवाएंगे, फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू ए, वो 5 इस मेमोरी ब्लॉक में सेव हो जाएगा। या आप जब भी ए की वैल्यू रिट्रीव करना चाहेंगे तो आपको इस मेमोरी ब्लॉक में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो ए की वैल्यू के तौर पर मिल जाएगी। ठीक है, ये आप कर रहे थे मुख्तलिफ वेरिएबल्स एबीसी। तो हो सकता था मेमोरी में क्या हो रहा था कि अगर ए यहाँ पड़ा है तो बी के ही मेमोरी में किसी और जगह पड़ा होगा, सी किसी और जगह पे होगा। ठीक है, ये मेमोरी में इस तरह जगह जगह बिखरे हुए वेरिएबल्स पड़े होते थे, जरूरी नहीं एक साथ ही पड़े हो। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि है एरे का। एरे क्या कहता है कि मेमोरी के अंदर कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स को बुक कर लेना, कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स को जो है ना उसके ऊपर काम करना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं अगर कहती हूँ ए एक वेरिएबल नहीं बल्कि ए एक अरे है, तो वो अरे कैसे होगी कि ये कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स होंगे जिसमें मल्टीपल ब्लॉक्स, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ये जितने, ये फॉर एग्जांपल 3 ब्लॉक्स की अरे है। ठीक है, तो ये 3 ब्लॉक्स जो हैं ये मिलके एक अरे बना रहे हैं जिसके ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट होगा, ये तीसरा एलिमेंट होगा। सही है, इसको हम लिखेंगे कैसे कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, ये अरे का ये बहरहाल मेमोरी में आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स जो अरे क्या होता है, मेमोरी में कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसको जरा स्लाइड से आगे करते हैं कंटिन्यू। जी, अब आगे स्लाइड्स में देखते हैं अरे क्या होती है। कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी ब्लॉक, यही बात हो रही है ना, ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, जो कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है, एक साथ हो। सही है, उसको उसमें क्या होगा विद सेम नेम, उसका नाम सेम होगा। यानी 4-5 फॉर एग्जांपल ये मेमोरी में एक अरे है, यानी कंसेक्यूटिव ग्रुप ब्लॉक्स हैं या कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये 4 लोकेशंस हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन सबको एक ही नाम से बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम ए है, ए के नाम से कहेंगे और उसकी डाटा टाइप भी सबकी सेम होगी। अगर इंटीजर डाटा टाइप है तो इन चारों की इंटीजर डाटा टाइप होगी। ठीक है, मेमोरी लोकेशंस जो सारे लोकेशंस जो होंगी ये एलिमेंट्स कहलाएंगी। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा, चौथा, ये एलिमेंट्स कहलाएंगी। और जितनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी अरे में, यानी कोई भी टोटल नंबर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जितने नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस होंगी उससे आप अरे की लेंथ या अरे की साइज बता सकते हैं। ठीक है, वो अरे का साइज कहलाएगा। स्ट्रिंग भी एक अरे होती थी। हम कहते थे ना स्ट्रिंग को कैसे कहते थे हम, कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल उस स्ट्रिंग का नाम हम ch कर लेते हैं, ch, और हम उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ कह देते थे इसमें कितनी लेंथ होगी, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 80 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब है मेमोरी में 80 कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स इकट्ठे जब हो जाएंगे और उनका नाम सबका ch है, उन सबकी डाटा टाइप कैरेक्टर है, तब वो एक स्ट्रिंग बना रही है। एक्चुअली वो कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनती है। सही है, अच्छा, हर एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ अरे एंड इट्स पोजीशन नंबर इन अरे। ठीक है, नेम ऑफ अरे क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या अरे का नाम है, ए नाम है, इसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ये 0 पोजीशन है एलिमेंट अरे के एलिमेंट की, ये 1 पोजीशन, फिर 2, फिर 3। अगर मैंने इस पोजीशन को फॉर एग्जांपल एक्सेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी पोजीशन।
यानी 2 इसकी पोजीशन है तो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसकी पोजीशन। तो इससे क्या हुआ कि आपकी अरे जो है ये वाला ब्लॉक इस वक्त आपने एक्सेस कर लिया इस स्टेटमेंट से। ठीक है, पोजीशन नंबर को इंडेक्स भी बोलते हैं और पोजीशन नंबर को सबस्क्रिप्ट भी बोलेंगे। ठीक है, ये हम कहेंगे अरे का इंडेक्स या अरे का सबस्क्रिप्ट। इसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में अरे के नाम के साथ, जिस तरह हमने ये लिखा है। और ये हमेशा इंडेक्स हमेशा अनसाइंड इंटीजर वैल्यू होगी, यानी आप ये नहीं लिख सकते कि ए और -1 ये अलाउ नहीं है, यानी कि ये एरर दे देगा। ये चीज ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि या तो हमेशा हमारी अरे के एलिमेंट 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, पीछे नहीं जा सकते। अनसाइन का मतलब है, आपको पता है ना, जो चीज साइन हो इसका मतलब है उसके साथ माइनस का साइन होगा। और अनसाइन का मतलब क्या है कि जिसके साथ कोई साइन ना हो, इट मींस पॉजिटिव ना। तो हमेशा इंडेक्स वैल्यू अनसाइंड इंटीजर वैल्यू होगी। और सी लैंग्वेज में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे है द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0, यानी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा अरे में, सी लैंग्वेज में। अच्छा, अब आप ये देखें, इन दो चीजों में आपने मिक्स नहीं कर देना, ये आगे जाके आपको मैं बताती हूँ कि ये चीज मेमोरी एक्सेस करने के लिए, तो ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ये पोजीशन है, और ये जो लिखा है, ये जो हमने जब डिक्लेयर कराया अरे को, तो इस अरे में हमने 80 जो है ये पोजीशन नहीं है, ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी अरे का साइज, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये चीज डिफाइन हो रही है। ठीक है, डिक्लेयर करने में और फिर उसको एक्सेस करने में ये थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे क्या है कि इसको लीनियर अरे भी बोलते हैं, सिंगल डायमेंशन में होती है, यानी कि या तो एक रो होगी या एक कॉलम की सूरत में होगी। जैसे ये आपको एक कॉलम दिख रहा है जिसमें क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। ये इस शेप में भी हो सकती है, जिस तरह हमने अभी पीछे बात करके आ रहे हैं, हम इसी शेप की बात कर रहे थे ना। यानी मेमोरी में बस कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का होना जरूरी है, चाहे वो इस हॉरिजॉन्टल वे में हो यानी रो की सूरत में हो, या वर्टिकल में हो यानी कि कॉलम की सूरत में हो। ठीक है, इस वक्त ये आपको जो फिगर शो हो रही है ये कॉलम की सूरत में है। इस फिगर में ये एक अरे है जिसमें ये जो हर एक बॉक्स है ये एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस अरे का नाम क्या है, डे इस अरे का नाम है, और इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 की फॉर्म में लिखा गया है। ये इसके इंडेक्स है, हर अरे का इंडेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ये अरे 0 से स्टार्ट हो रही है और 30 पे जाके खत्म हो रही है, इट मींस इसके 30 एलिमेंट्स हैं। 30 नहीं, 30 + 1, 0 भी इंक्लूड कर लेना, तो 31 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके 31 एलिमेंट्स हैं। इट कंटेन्स फ्लोटिंग डाटा पॉइंट, यानी रियल नंबर। ये देखना, ये पॉइंट आ रहा है हर के अंदर, इसका मतलब है कि ये फ्लोट डाटा पॉइंट, इसकी डाटा टाइप पूरी अरे की फ्लोट है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डे 0, और उसकी वैल्यू क्या है 5.1, और जो लास्ट एलिमेंट है वो है डे और उसका इंडेक्स क्या है 30, और उसकी आपके पास वैल्यू क्या है 8.1। ये बीच में कहीं और एलिमेंट्स भी होंगे, तो बहरहाल वो यहाँ पे शो नहीं किए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है डिक्लेयर। अब हमने वन डायमेंशनल 1D अरे को डिक्लेयर कैसे करना है, कैसे करेंगे सी लैंग्वेज में। अरे को बिल्कुल सेम वही तरीका है जिस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बस एक डिफरेंस उसके अंदर क्या आ गया कि आपने उसके साथ जो भी अरे का नाम होगा उसके साथ आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताने होंगे। फॉर एग्जाम्पल पे चलेंगे, जैसे पहले अब चले सिंटेक्स देख लें, जनरल सिंटेक्स। पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, टाइप का मतलब है डाटा टाइप, फिर अरे का नाम लिखना है, जिस तरह वेरिएबल का लिखते थे, कुछ भी ABC दे दें, XYZ दे दें, या कोई भी आप नाम डे या जिस तरह से आपने दिया है, या स्ट्रिंग अगर कोई है तो वो उससे रिलेटेड, जैसे नेम या एड्रेस, इस तरह का नाम दे दें। और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर n का मतलब है कि ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस अरे में आएंगे। ठीक है, ये देने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डबल, ये डाटा टाइप है, डबल डाटा टाइप है, डे अरे का नाम है, और ये इसके अंदर 31 एलिमेंट्स होंगे टोटल। इसी तरह कैरेक्टर डाटा टाइप है, और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट STD_ नेम, ये अरे का नाम है। अरे के नाम, जो अरे नेम है ना, इसके भी सेम वही रूल्स हैं जो वेरिएबल के रूल्स पड़े थे, कि अंडरस्कोर आ सकता है, हाइफन नहीं आ सकता, स्टार्ट हमेशा किसी कैरेक्टर से या अंडरस्कोर से होगा, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये वही रूल्स वही हैं।
और इसके बाद 25 का मतलब है कि स्टूडेंट का नाम 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी बता दिए, ठीक है। स्ट्रिंग की डाटा टाइप अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग की डाटा टाइप हमेशा कैरेक्टर होगी, ठीक है। स्ट्रिंग अलग से कोई डाटा टाइप नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग से होता है विच इज %s, लेकिन डाटा टाइप कोई नहीं है। अब इस 1D अरे में यानी 1 डायमेंशनल अरे में आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। वैल्यूज कैसे स्टोर करवाएंगे? यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट या इनपुट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो आप पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 9 में, सही है। या आप स्कैनएफ के फंक्शन से यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी जिस तरह हम ए वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल था, हम क्या करते थे, या तो असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए उसमें कोई वैल्यू पुट करवा देते थे, सही है, वैल्यू असाइन कर देते थे उस वेरिएबल को, या फिर हम स्कैनएफ के जरिए इस वेरिएबल में कोई वैल्यू यूजर से ले लेते थे। ये काम हम कर रहे थे। अब हम सेम इसी तरह से या तो आप असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए अरे के एलिमेंट्स में वैल्यू खुद से असाइन करवा दें, या फिर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूजर से गेट कर लें स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। वैल्यूज कैन बी असाइन टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अरे यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक अरे है टेम्प के नाम से, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, यानी फ्रॉम 0 to 3, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक। आप इस तरह से बारी बारी टेम्प और आगे 0, ये 0 इस वक्त पोजीशन शो कर रहा है, इंडेक्स शो कर रहा है किसी भी अरे का, कि 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसमें 15 रखवा दे, 1 जो जिसका इंडेक्स है उसमें 2 रखवा दे, 2 इंडेक्स वाले में 28 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अरे में चूंकि मल्टीपल यानी सेवरल एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जरूरी तो नहीं 4 हों, या बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में आप लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करवाने में, या यूजर से अगर इनपुट भी करवा रहे हैं तो लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो लूप कहां से कहां तक चलेगा? इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यानी इस वक्त आपका लूप 0 से 3 तक चलेगा, और हर टर्न में जो एक ही तरह का काम कर रहा होगा, यानी सेम काम कर रहा होगा, इनपुट कर रहा होगा वैल्यूज को, ठीक है। आप उस लूप की बॉडी में यूजर से इनपुट करा सकते हैं, यानी आपके कोड में सिंगल एक स्टेटमेंट आएगी, आप बजाय इसके कि 13 फॉर एग्जांपल 0 से लेके 30 तक आपके पास अरे में एलिमेंट्स थे, आपने हर एक में यूजर से इनपुट कराना है, तो आप ये 30 या 31 इनपुट स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखेंगे ना। तो इसके लिए क्या आसान तरीका है कि आप लूप का इस्तेमाल कर लें और इंडेक्स वैल्यू लूप के काउंटर के साथ आप उसको कंट्रोल कर लें, ठीक है। इसका एक कोड भी देखते हैं हम। जैसे ये आपके सामने एक कोड आ रहा है, इसमें क्या है कि टोटल एक आप लूप इन्होंने कह दिया, एक अरे कह दिया जिसमें 5 इंटीजर वैल्यूज इनपुट करानी है, और बाद में उसको उसी अरे को इन रिवर्स ऑर्डर आपने आउटपुट करवाना है। अब आप रिवर्स ऑर्डर में बड़े आसानी से करवा सकते हैं ना। देखिए, अगर मैं इधर अरे बनाऊं, मेमोरी की हम एक इमेज लें, फॉर एग्जांपल ये अरे है, 0 से स्टार्ट हो रही है, इंडेक्स वैल्यू 0 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी टोटल 5 इंटीजर वैल्यूज है ना, यानी 0 से 4 तक, ठीक है। ये 0 से 4 तक आपकी इंटीजर वैल्यूज थी, आपने इनको इनपुट करा लिया। अब आपने जब इसको रिवर्स ऑर्डर में शो कराएंगे तो उल्टा शुरू कर लें, लूप 4 से चलाएं और 0 तक चलाएं। तो आप क्या करेंगे, पहले 4 को प्रिंट करा लेंगे, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 0 को। आप इंडेक्स वैल्यू के जरिए इजीली इन सारे जो ब्लॉक्स हैं, इस सारी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं ना। अच्छा, अब हम कोड देख लेते हैं। ये आपके पास पहले हेडर फाइल्स आ गई, मेन फंक्शन आ गया, ये मेन फंक्शन एंड हो गया, इसके बीच में सारा कोड आएगा। आपने एक ARR के नाम से ये अरे का नाम है, जिसमें हमने बता दिया इधर डिक्लेयर करते हुए कि इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे टोटल, ठीक है। इंटीजर टाइप की ये इंटीजर डाटा टाइप की अरे है, सही है। फिर हमने क्या किया, हमने एक लूप लगा दिया। अच्छा, ये एक आई हमने एज अ काउंटर लिया है, लूप काउंटर लिया है। हम इसमें आपको अभी बात हुई ना कि हम बात कर रहे हैं कि हम लूप के जरिए इसको कंट्रोल करेंगे। तो लूप को जो काउंटर वेरिएबल होगा, यानी जो लूप की आइटरेशंस को कंट्रोल करेगा, वो हमने आई ले लिया,
ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया, फॉर लूप लगा लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, यूजर से वैल्यू एंटर करने लगे हैं फॉर ईच इंडेक्स। अरे के हर एलिमेंट के लिए यूजर से वैल्यू एंटर करने लगे हैं। ठीक है, लूप कहां से कहां तक चलेगा, हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, इट मीन 0 to 4। ठीक है, 0 इंक्लूड कर लिया तो 0 to 4, तो i इज इक्वल टू 0, फॉर i इज इक्वल टू 0 कहां तक चलेगा, i इज लेस देन इक्वल टू 4, और हर दफा 1 1 का इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हमने दो स्टेटमेंट्स डाल दी जिनके जरिए हम इनपुट करवा रहे हैं। कैसे, देखें, पहले तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट डाल दी ना, जिसमें हमने लिखा कि एंटर वैल्यू इन एलिमेंट परसेंट डी, हमने एलिमेंट नंबर बताना है, तो आई जो है वो एलिमेंट नंबर को शो कर रहा है ना, यानी इंडेक्स को, तो इसलिए आई दे दिया यहाँ पे। फिर स्कैन एफ लगाया परसेंट डी। अब हमने यहाँ पे पहले क्या करते थे, वेरिएबल की सूरत में सिर्फ एम्परसेंड साइन यानी एड्रेस ऑपरेटर डाल के वेरिएबल का नाम दे देते थे। अब तो हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, अब हम अरे को यूज कर रहे हैं, अरे के साथ उसका इंडेक्स नंबर भी हमारे एसोसिएट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि ए डबल आर और ये इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसका हमने पोजीशन वैल्यू देनी थी। तो चूंकि हम अरेंज लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और लूप इस पोजीशन वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है, लूप का काउंटर जो कि क्या है आई, तो हमने इसके अंदर इसलिए आई दे दिया। तो पहली टर्न में आई की वैल्यू 0 है, तो ए डबल आर 0 यानी 0 पोजीशन के अंदर वैल्यू कोई ना कोई जो भी यूजर एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल 7 एंटर कर दी, 7 आ जाएगी। फिर लूप दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चलेगा और आई की वैल्यू अब 1 हो गई। ये इस वजह से, ये जो आपने आई प्लस प्लस लगाया, इंक्रीमेंट किया है। अब आई 1 हो गया है, दोबारा से एंटर वैल्यू इन एलिमेंट, ये देखे ना पहली दफा, अच्छा 7 नहीं करते, वही कर लेते हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। देखिए पहली दफा चलेगा एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 0, और यूजर ने फॉर एग्जांपल 25 एंटर कर दी, तो मेमोरी में 0 लोकेशन पे अरे की 0 इंडेक्स पे 25 स्टोर हो गया। नेक्स्ट टर्न में आई प्लस हो गया, आई में 0 था 1 हो गया, तो एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 1, ये देखिए नेक्स्ट दोबारा उसने एंटर एलिमेंट इन एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 1 यू, और स्कैन एफ में अब आई के आई, ये देखें ए आर आर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई की जगह पे 1, यानी 1 पोजीशन के लिए वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा 1 पोजीशन में जाके स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यूजर ने 68 एंटर किया है, तो 1 पोजीशन में 68 स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह करते करते चारों यहाँ तक, ये 4th पोजीशन तक, 4th एलिमेंट तक सारा एंटर होगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट उसने क्या प्रिंट किया, आउटपुट इन रिवर्स ऑर्डर। ये आउटपुट इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करने के बाद अब ये हमने सारे एलिमेंट्स जो मेमोरी में सेव हो चुके थे, सारे एलिमेंट्स के लिए वैल्यूज, इनको अब हमने प्रिंट करवाना है इन रिवर्स ऑर्डर। इट मींस फ्रॉम 4 to 1, आपने 4 से 1 की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे कि लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 1, फॉर 4 से हम 1 देखें ना, 4 से 0 की तरफ जाना है, हमने 4 से 0 की तरफ जाना है, तो लूप कहां से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, कहां पे एंड होगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और हर दफा अब इंक्रीमेंट नहीं बल्कि डिक्रीमेंट होगा, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, आई की वैल्यू पीछे की तरफ आ रही है, तो आई माइनस माइनस, और हर दफा प्रिंट एफ क्या करे, प्रिंट एफ परसेंट डी की जगह पे यानी ए आर आर और उसकी पोजीशन वैल्यू, यानी फर्स्ट टाइम ए आर आर 4 प्रिंट होगा, सेकंड टाइम थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, और फिर ये जो 0 के ऊपर पोजीशन 0 पे जो एलिमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा, और सारी की सारी अरे इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये असाइनमेंट है, इसके अंदर फाइल के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, और आपके पास फाइल के अलावा ये लास्ट प्रोग्राम अरे का है। ठीक है, जिसमें है कि 5 वैल्यूज को एंटर करवाएं अरे में, और उनका सम और एवरेज, हर सारी वैल्यूज को सम और एवरेज डिस्प्ले कराएं। ठीक है, जब आप लूप लगाएंगे और स्कैन एफ कर रहे होंगे यूजर से 5 वैल्यूज, उसी में आप सम कैलकुलेट कर लीजिएगा, और लूप से बाहर निकलने के बाद एवरेज उनका कैलकुलेट हो जाएगा, यानी सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इधर, वो 5 हैं, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और उन दोनों को प्रिंट करा दें, सम को भी और एवरेज को भी। ठीक है, ये कोई बहुत इसमें मुश्किल चीज नहीं है, ये सारे प्रोग्राम्स आपने सॉल्व करने हैं, और उसके बाद इनको इन प्रोग्राम्स का सोल्यूशन वेरीफाई करना है बुक से। बुक पीएन सीरीज की सेकंड ईयर की आईसीएस पार्ट 2 की बुक में इन सब के सॉल्यूशन मौजूद हैं। ठीक है, आपने उधर से इनके सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, हमने अभी अरे की बात की, हम बात कर रहे हैं सिंगल की।
सिंगल डायमेंशनल अरे की, जो हमने कहा है कि या तो एक रो या एक कॉलम की सूरत में होगा। अगर हम आपके जहन में आ रहा होगा ना कि 2D अरे क्या होगी, फिर अगर 1D अरे है इसका मतलब है 1 रो या फिर 1 कॉलम, तो 2D अरे क्या होगी जिसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स दोनों आ जाएंगे। 2 डायमेंशनल का यही मतलब है ना कि दोनों साइडों पे अरे जो है आपके पास डाटा दोनों तरफ से 2 डायमेंशंस में मौजूद हो। तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ARR ही हमारा अरे का नाम है, तो हम सी लैंग्वेज में कैसे करेंगे? ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पहले क्या होगा? पहले कॉलम आएगा, कौन सा कॉलम, और फिर उसके बाद रो आएगी। ठीक है, रो की वैल्यू, रो की पोजीशन, रो का इंडेक्स, ये यानी 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, एक कॉलम के लिए एक रो के लिए। सही है, इस तरह से इसको एक्सेस किया जाता है। अच्छा, इस खैर आपका चैप्टर ये खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के अलावा आपकी ये बुक भी खत्म हो चुकी है। सेकेंड ईयर का आपका पूरा कोर्स कवर हो चुका है। सही है, अब आप लोगों ने जो आपके सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स है ना, जो लैब वर्क है, उसमें कोई नई चीज नहीं है, वो सेम यही वाले प्रोग्राम्स हैं। सेम यही प्रोग्राम्स हैं जो कि आप लोग अभी ये जो सी के आपने चैप्टर नंबर 9 से शुरू किए हैं और 14 तक चले हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं इन्हीं में से प्रैक्टिकल का कोई ना कोई प्रोग्राम आ जाता होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लूप और डिसीजन कंस्ट्रक्ट वाले हैं। सही है, आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस बुक में भी सारे सोल्यूशन मौजूद है। इस बुक के अलावा प्रैक्टिकल कॉपी चूंकि लिखनी भी होती है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी भी बनानी है, तो प्रैक्टिकल कॉपी पीएम सीरीज की प्रैक्टिकल कॉपी भी मौजूद है ये ICS पार्ट 1-2 के लिए, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रैक्टिकल कॉपी में वर्ड 2010, एक्सेल 2010, एक्सेस के भी मौजूद हैं, उसमें सी लैंग्वेज के भी हैं, इंटरनेट और विंडोज के भी हैं। सही है, वहां से आप कर सकते हैं। और हमारा ये कोर्स यहाँ पे खत्म होता है। और